हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इतिहास में मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था मौर्य साम्राज्य और उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था। किसी भी देश और किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मौर्य काल में भी इतने विस्तृत और विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई थी। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था का भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सेना नायक, साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसको कि बाद में अंग्रेजों ने भी अपनाया, और यह प्रशासनिक व्यवस्था हमारे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था से मिलती जुलती प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का विभाजन। मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक इकाइयों का विभाजन किया गया था। ठीक उसी प्रकार हमारे भारत में भी संरचना के आधार पर इकाइयों का विभाजन किया गया है। जैसे भारत में सबसे पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे केंद्र सरकार कहा जाता है। फिर है स्टेट गवर्नमेंट, जिसे राज्य सरकार कहते हैं। फिर है पंचायती राज, जिसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। फिर है म्युनिसिपल काउंसिल, जिसे नगर पालिका कहा जाता है। उसी तरह मौर्य साम्राज्य का भी प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर विभाजन किया गया था। प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख अधिकारी, जिसमें सबसे पहले है केंद्र। इनके प्रमुख अधिकारी को सम्राट कहा जाता था। दूसरे नंबर पे है प्रांत, जिनके प्रमुख अधिकारी को कुमार या आर्यपुत्र कहते थे। तीसरे नंबर पे है मंडल, इन्हें कमिश्नरी भी कहा जाता था, और इनके प्रमुख अधिकारी थे प्रदेष्टा या प्रादेशिक। चौथे नंबर पे है विषय, जिन्हें जिला कहा जाता था, और इनके प्रमुख अधिकारी थे विषयपति या स्थानिक। पांचवें नंबर पे है संग्रहण, जो कि 10 ग्रामों का एक समूह था, और इनके प्रमुख अधिकारी को गोप कहा जाता था। छठे नंबर पे और सबसे आखिरी में है ग्राम, जिनके की प्रमुख अधिकारी ग्रामणी कहलाते थे। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि ये सारे एक महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारी परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। इनमें से कोई भी प्रशासनिक इकाई दे दी जाएगी, उसके प्रमुख अधिकारियों को पूछ लिया जाता है, या फिर प्रमुख अधिकारी के नाम दे दिया जाते हैं और उनके अंतर्गत आने वाली प्रशासनिक इकाइयों को पूछ लिया जाता है। जिसमें सबसे पहले हैं केंद्रीय शासन, और केंद्रीय शासन के प्रमुख को राजा कहा जाता था। मौर्य काल की जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, और हमारे भारत देश की जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। राजतंत्रात्मक में शासन की सभी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में होती है, और वही शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। लेकिन लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जो शक्तियों का स्रोत है वो जनता होती है, और निर्णय हमेशा बहुमत के आधार पर ही लिया जाता है। लेकिन मौर्य काल में हम राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को पढ़ेंगे। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। यह कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका का प्रमुख था। राजा साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करता था। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति से पहले इनके चरित्र एवं
इनके चरित्र को अच्छी तरह जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। अब हमने इसमें देखा कि केंद्र शासन में सबसे प्रमुख राजा का स्थान था तथा इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का वर्णन किया गया है, जो कि हमारे भारत देश की न्याय प्रणाली में भी इन 3 शब्दों का वर्णन किया गया है, जिसमें विधायिका का प्रमुख कार्य था कानून को बनाना और पुराने कानूनों में परिवर्तन करना। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानून को पास करना तथा न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देना। दूसरे स्थान पे है मंत्री परिषद। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मंत्रियों की संख्या 12 से 20 तक होती थी। बैठकें गुप्त रूप से होती थी। मंत्रियों के वेतन 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन थे और निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारत देश में भी मंत्री परिषद की व्यवस्था है, जो कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए बनाई जाती है और इसका प्रधानमंत्री होता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद के निर्णयों को मानने के लिए बाध्यकारी है। उसी प्रकार मौर्य काल में भी राजा जो था वो मंत्री परिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं था। केंद्रीय शासन में तीसरे नंबर पे आते हैं अमात्य मंडल। केंद्रीय शासन को सुविधा की दृष्टि से कई भागों में विभक्त कर दिया गया था, जिनको तीर्थ कहा जाता था, और प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को अमात्य कहा जाता था। कुल मिलाकर अमात्यों की संख्या 18 थी। ये सारे मंत्री परिषद के सदस्य होते थे और इन्हें अमात्य कहा जाता था, जिसमें है प्रमुख पद। सबसे पहला पद जो था वो है प्रधानमंत्री तथा पुरोहित का। इनके प्रमुख कार्य थे पुरोहित, प्रमुख धर्माधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह दोनों विभाग चाणक्य के पास थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हम सभी जानते हैं कि चाणक्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे तथा एक कट्टर ब्राह्मण भी थे। बिंदुसार का प्रधानमंत्री खल्लाटक तथा अशोक के प्रधानमंत्री राधागुप्त थे। समाहर्ता यह राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, जिनके प्रमुख कार्य थे राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। हर एक देश में जनता को अपनी आय का कुछ भाग सरकार को देना पड़ता है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कर व्यवस्था, इनकम टैक्स तथा राजस्व व्यवस्था। और उस पैसे का जो उपयोग है सरकार अपने देश और राज्य के विकास में खर्च कर। प्रमुख कार्य थे राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। इसका वेतन 24,000 पर्ण वार्षिक होता था। सेनापति यह युद्ध विभाग का प्रधान होता था। इसका वेतन 48,000 पर्ण वार्षिक था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। प्रदेष्टा फौजदारी, जिसे कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था, का न्यायाधीश था। नायक या युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था। कारमांतिक साम्राज्य के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक था। व्यवहारिक यह दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। मंत्रिमंडल अध्यक्ष यह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना की सामग्री को एकत्रित करने वाला अधिकारी। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सीमावर्ती दुर्ग अर्थात नगर की सीमाओं पर राज्य की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े किले और बड़ी बड़ी दीवारों को बना दिया जाता था, जिससे शत्रु आसानी से राज्यों में प्रवेश न कर पाए। इनको ही दुर्ग कहा जाता था। दुर्गपाल देश के अंदर के दुर्गों का रक्षक, नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी। प्रशासता
राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध कराने वाला एवं राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी, द्वैवारिक या द्वारपाल, राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी, अंतवर्षिक, राजा के अंगरक्षक, सेना का प्रमुख अधिकारी, आठविक, वन विभाग का प्रधान अधिकारी। अब हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के दूसरे भाग में को, जिसमें मौर्यकालीन प्रांतीय शासन का वर्णन किया गया है। इस समय प्रांत सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रचलित थे। प्रांतों का प्रशासन राज परिवार के ही किसी व्यक्ति द्वारा होता था, जिसे अशोक के अभिलेखों में कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। प्रांतीय प्रशासन में भी एक मंत्री परिषद होती थी। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रांतीय प्रशासन की मंत्री परिषद थी, उसका सीधा संबंध केंद्रीय शासन की मंत्री परिषद से होता था। अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांट रखा था। अब यहाँ आप लोगों से एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांतों को कितने भागों में बांटा गया था, जो कि इस प्रकार हैं। ये प्रांत और उनकी राजधानियां। उत्तरापथ अर्थात उत्तरी भाग की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ अर्थात दक्षिणी भाग की राजधानी स्वर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र समस्त मगध साम्राज्य की राजधानी थी। कलिंग, जो कि उड़ीसा में है और अशोक ने इस पे आक्रमण भी किया था, की राजधानी तोशली थी। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे, जिन पर महामात्य नामक अधिकारी होते थे तथा इनके अधिकारियों को प्रदेष्टा या प्रादेशिक भी कहा जाता था। अब मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था तथा मंडल के अधिकारी को महामात्य कहा जाता था। प्रमुख मंडल तथा क्षेत्र। सामापा, जो कि तोसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौसाम्बी, जो कि पाटलिपुत्र क्षेत्र के अंतर्गत था। इसिला स्वर्णगिरी क्षेत्र के अंतर्गत था। गिरिनार, जो कि सौराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत था। मंडल जिलों में विभक्त थे, जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था। इनका प्रमुख अधिकारी विषयपति कहलाता था। स्थानिक के अधीन गोप होते थे, जो 10 गांवों के ऊपर शासन करते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। अब यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि परीक्षा में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, उसे क्या कहा जाता था, या फिर उसके अधिकारी का नाम बताइए। अब हम मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था के तीसरे भाग को पढ़ेंगे, जो कि है मौर्यकालीन नगर प्रशासन। मैगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। यहाँ भी आप लोगों के लिए एक प्रश्न तैयार हो गया है कि मैगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तिका का क्या नाम था, या फिर इंडिका जो है वो किसके द्वारा रचित पुस्तक है। इसके अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमोई था। एस्ट्रोनोमोई सड़क निर्माण के प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था। पाटलिपुत्र के नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। इसकी कुल 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां हैं। शिल्पकला समिति। शिल्पकला समिति का प्रमुख कार्य था भवन का निर्माण करना तथा सड़कों आदि की सफाई करना। विदेश समिति का प्रमुख कार्य था विदेशियों की देखरेख करना तथा अप्रत्यक्ष रूप से उनकी गतिविधियों पर नजर रखना। जनसंख्या समिति
इस समिति का प्रमुख कार्य था जीवन मरण से संबंधित आंकड़ों का विवरण करना। उद्योग व्यापार समिति, यह समिति उद्योग और व्यापार से संबंधित थी। वस्तु निरीक्षक समिति, इस समिति का प्रमुख कार्य था वस्तुओं में जो मिलावट की जाती है उसका निरीक्षण करना। कर निरीक्षक समिति, इस समिति का प्रमुख कार्य था बाजार में कर को वसूल करना तथा कर की चोरी होने पर मृत्युदंड देना। मौर्यकालीन न्याय प्रशासन, हर एक देश की एक न्याय प्रशासनिक व्यवस्था होती है। जैसे भारत की भी एक न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था है जो कि पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, फिर है उच्च न्यायालय, उससे नीचे है जिला न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय। जो नीचे के न्यायालय हैं वो ऊपर के न्यायालयों की देख रेख में कार्य करते हैं। उसी प्रकार मौर्यकालीन न्याय प्रशासनिक व्यवस्था भी थी। मौर्य काल में सर्वोच्च न्यायालय राजा का न्यायालय होता था। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय, संग्रहण न्यायालय, खारवटिक न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय, स्थानीय न्यायालय तथा जनपद न्यायालय। अब है न्यायालय के प्रकार, जो कि मौर्य काल में न्यायालय के दो प्रकार थे। सबसे पहला है धर्म स्थीय न्यायालय, जिसे दीवानी न्यायालय भी कहा जाता था। यह दीवानी मामलों से संबंधित न्यायालय था। इसके न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था। यह न्यायालय दीवानी संबंधी मामलों का निपटारा करते थे, जैसे जमीन संबंधी विवाद आदि। दूसरे नंबर पे है कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय। इस न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। यह न्यायालय राजा और उससे संबंधित विवादों का निपटारा करते थे तथा चोरी और डकैती जैसे मामलों को देखते थे। मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। केंद्रीय शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग सेना का विभाग था। युद्ध में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। इसे 12,000 पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। सेना के कुछ प्रकार इस प्रकार थे, जैसे पैदल सेना, अश्व सेना जिसके अध्यक्ष को अश्वाध्यक्ष कहा जाता था, हस्ती सेना जिसके अध्यक्ष को हस्ताध्यक्ष कहा जाता था, रथ सेना जिसके अध्यक्ष को रथाध्यक्ष कहा जाता। मौर्य काल का यह एक ऐसा विभाग होता था जो कि सूचनाएं एकत्रित करके राजा को देते थे। मौर्य काल में गुप्तचरों का महत्वपूर्ण स्थान था। इन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष गुप्तचरों को चाणक्य की अर्थशास्त्र में कहा गया है तथा यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चाणक्य की द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक में गुप्तचरों को क्या कहा गया है। गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी सर्व महामात्य कहलाता था। मौर्य प्रशासन में दो तरह के गुप्तचर कार्य करते थे। सबसे पहले हैं संस्था। ये वो गुप्तचर होते थे जो कि एक ही स्थान पर रह के अपने कार्य को करते थे। इनके कुछ प्रकार इस प्रकार हैं, जैसे काप्टिक, उदास्थिति, गृहपतिक, वैदेहक और तापस। दूसरे गुप्तचर थे वो संचार गुप्तचर कहलाते थे। ये गुप्तचर एक अपने कार्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर सूचनाएं इकट्ठा करके राजा को देते थे। अब है मौर्य काल के कुछ प्रमुख अध्यक्ष तथा पदाधिकारी। पोतावा अध्यक्ष, मापतोल की देखरेख करने वाला। सीता अध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष। सुरा अध्यक्ष, शराब के क्रय विक्रय पर नियंत्रण। सूत्रा अध्यक्ष, राज्य के व्यवसायों का अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष, मुद्रा विभाग का अध्यक्ष। पड़ा अध्यक्ष, बाजार पर नियंत्रण रखने वाला। गणिका अध्यक्ष, वेश्याओं का अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष, मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने वाला। देवता अध्यक्ष, पूजा स्थलों की देखरेख करने वाला। सन्निधाता, राज्य के अर्थ विभाग का अध्यक्ष।
कारमांतिक, कारखानों तथा खानों का मंत्री, अंतपाल, सीमांत प्रदेशों में बने दुर्गों तथा सैनिक छावनियों की देखभाल करने वाला, द्वैवारिक राजप्रसाद के कार्यों का मंत्री, युक्त खोई हुई संपत्ति को प्राप्त होने पर उसकी सुरक्षा करने वाला, प्रतिवेदित सम्राट को प्रत्येक बात की सूचना देने वाला कर्मचारी, ब्रजभूमिक गौशाला का निरीक्षण करने वाला, इन अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज हमने मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कोई बात ऐसी रह गई है जो मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को नहीं बताई है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा मौर्य काल की नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 2 महत्वपूर्ण शासकों को पढ़ेंगे जो कि हैं बिंदुसार और अशोक। धन्यवाद।